दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया इंडोनेशियाई हॉरर मूवी लाया हूं जिसका नाम है स्लिंगशॉट। इस मूवी में हम एक छोटे लड़के की कहानी देखेंगे जिसे सब लोग शीश कहते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लोगों को बचाने से इनकार कर देता है। अगर वो उस इनकार का पालन नहीं करता तो कुछ डरावना हो सकता है। कहानी इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव में शाम के वक्त एक आदमी अजीब सा तरल पदार्थ फैला रहा है। अचानक उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है और बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। फिर वो एक पक्षी को पकड़ लेता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी से एक पिंजरा बनाने को कहता है क्योंकि उसने एक पक्षी पकड़ा है। लेकिन कॉल कट जाती है। कॉल कटने के बाद उसे फिर से सीटी की आवाज सुनाई देती है। तभी एक अज्ञात शक्ति उसे खींचकर उड़ाना शुरू कर देती है। वो उसे एक घने जंगल में ले जाती है। फिर सीन इपुंग नाम के एक छोटे लड़के की ओर जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। इपुंग की पतंग कट जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए घने जंगल में चला जाता है। तब एक दोस्त उसे जंगल में न जाने की सलाह देता है क्योंकि वो आदमी जिससे हम मूवी की शुरुआत में मिले थे, सुतो, अभी भी जिंदा है। उस दोस्त का कहना है कि उस आदमी के साथ जो हुआ उसके बाद जंगल में जाना ठीक नहीं है। इसलिए वो दोस्त उसे अपनी पतंग दे देता है और खुद घर चला जाता है। इसके बाद हम गांव के हर घर में पक्षियों को देखते हैं। हर घर के आदमी पक्षियों को शांत रखने के लिए अजीब तरह से सीटी बजाते हैं। यपुंग अपने दादा दादी के साथ रहता है और अपने दादाजी के साथ पक्षियों की देखभाल करता है। उसे यह काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन शाम को इपुंग के दादा लानांग उसे पक्षियों के पास ले जाते हैं। वो उसे सिखाते हैं कि उन्हें कैसे खिलाना है और कैसे संभालना है। फिर इपुंग भी उसकी नकल करते हुए शीश बजाने लगता है। तभी दादी वेदलोक वहां आ जाती हैं और उसे खेलने से मना कर देती हैं क्योंकि उनके गांव में सूर्यास्त के बाद बच्चों के खेलने पर मनाही है। हमें यह नहीं बताया गया कि यह नियम क्यों है। फिर सीन इपुंग के नहाने की ओर जाता है। इसके बाद सुतो, जो अभी भी घायल है, अपनी पत्नी सरला के लिए चाय बनाता है, लेकिन वो उस चाय में पक्षी का खून मिला देती है। शायद इसका मतलब है कि इस गांव में पक्षियों को बहुत अहमियत दी जाती है। शायद वे मानते हैं कि पक्षी ही उनकी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। फिर सीन एक बूढ़े आदमी की ओर जाता है। उस दिन उसके घर में एक पक्षी मर गया था। अचानक उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो बाहर जाता है लेकिन उससे कोई नहीं दिखता। तभी घर के अंदर से पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की अजीब आवाजें आ रही थीं। इससे पता चलता है कि जब तक पक्षी गाते हैं आसपास कोई बुरी शक्ति नहीं होती। शायद इसीलिए हर घर में पक्षी पाले जाते हैं। तब डार्मो सीटी की आवाज सुनता है और उसका पीछा करते हुए देखने जाता है, लेकिन अचानक लाइटें चली जाती हैं और उस अंधेरे में डार्मो पर हमला होता है। दूसरी ओर श्रोता का शरीर सुन्न होने लगता है। इससे समझा जा सकता है कि गांव में कुछ डरावना हो रहा है। रात में लानांग की पत्नी वेदलोक उसे इपुंग को डांटने के लिए मना लेती है कि वो रात को सीटी न बजाए। फिर इपुंग फिर से शीश बजाना शुरू कर देता है। इस बार लानांग उसे समझाते हैं कि उसे रात को सीटी नहीं बजानी चाहिए। लानांग इपुंग को सीटी न बजाने के लिए उसे एक लकड़ी का पक्षी देते हैं जिसके अंदर सीटी बजती है। फिर हम लोगों को झोपड़ी की ओर भागते हुए देखते हैं क्योंकि डार्मो का शरीर उसके घर के अंदर मिला था। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। डार्मो के अंतिम संस्कार के बाद हम सुतो को देखते हैं जिसे उसकी पत्नी खाना खिला रही थी, लेकिन अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। आधी रात को यपुंग जाग जाता है क्योंकि उसे घर के बाहर से एक अजीब आवाज आ रही थी। वो बाहर जाता है और उस आवाज का पीछा करते हुए सूखे कपड़ों के पास पहुंचता है। वहां उसे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने दादा को वहां खड़े देखता है जिनके हाथ में एक चिड़िया थी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। दादाजी यिपिंग का पीछा करते हुए बाथरूम जाते हैं, लेकिन अचानक लानांग गायब हो जाता है। वो इससे बहुत डर जाता है। जब वो चारों ओर देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद लानांग वापस लौट आता है और यपुंग से कहता है कि वो उसके साथ घर चले, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं लानांग फिर से गायब हो जाता है। यिपिंग पूरी तरह से हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। फिर उसकी दादी उसे बुलाती है और उसे कुछ कपड़ों को अलमारी में रखने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही एपुंग कपड़े रखता है वो अचानक गायब हो जाता है। तभी
एक भयानक हाथ उसे बिस्तर के नीचे से खींच लेता है। यिपिंग नीचे देखता है तो उसे अपनी दादी वहां छिपी हुई दिखती है। वो उससे कहती है कि वो बिस्तर पर न बैठे और जल्दी से नीचे छिप जाए। दादी की बात सुनकर वो छिप जाता है और थोड़ी देर बाद एक अजनबी घर में घुस आता है। वो एक भयानक राक्षस है जो इपुंग को खोज रहा है और दादी से पूछता है कि यह कौन है। अचानक दादी राक्षस में बदल जाती है। डर और चीख से उसकी आंख खुल जाती है। इससे पता चलता है कि यह सब एक बुरा सपना था। डरकर वो घर से भाग जाता है। उस दिन गांव में सभी लोग इकट्ठे हुए थे और पुरानी बातें याद कर रहे थे। दो औरतें कह रही थीं कि डार्बो का शरीर रसोई में मिला था, जो कि बहुत अजीब बात है और ऐसा लग रहा था कि किसी बुरी शक्ति ने उस पर हमला किया है। एक औरत ने कहा कि गांव के कई लोग जंगल में गायब हो गए हैं क्योंकि वो गांव शापित है। वो दोनों औरतें उस आदमी के बारे में बुरा बोल रही थीं। तभी सरला और उसके साथी वहां आ जाते हैं और सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है। वो कहती है कि उसका पति बहुत बीमार है। फिर जब सरला चली जाती है तो इपुंग एक लकड़ी का पक्षी उठाता है और उसे इपुंग को लौटा देता है, लेकिन अब उसे अपने आसपास अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। अगले दिन जब इपुंग जंगल की ओर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके दादा दादी और गांव वाले एक कब्र के पास रो रहे हैं। इपुंग जाकर पूछता है कि क्या हुआ। तभी अचानक उसका एक दोस्त उसे कब्र में धकेल देता है और कुछ लोग शव को उसके सामने फेंक देते हैं। वो उसे दोष देते रहते हैं, जिसके बाद एपुंग का सिर घूमने लगता है और फिर वे उस पर मिट्टी फेंकना शुरू कर देते हैं और अचानक उसके सामने एक डरावना अंडा प्रकट होता है, जिसे देखकर हाथी फिर से जाग जाता है, यानी एक और दुःस्वप्न। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। सुबह नाश्ते के समय एबुंग दादी से पूछता है कि कल रात मेरे दरवाजे पर किसने दस्तक दी थी, लेकिन बेडलॉक इससे इनकार कर देती है। एबुंग डर जाता है। वो अपनी दादी को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हो रहा है। सब कुछ सुनकर बेडलॉक उसे समझाती है कि इसीलिए उसने उससे कहा था कि वो उसे रात में शराब न दे। डर के मारे यपुंग अपनी दादी से माफी मांगती है क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वेद लोक उसे दिलासा देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच सरला एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर देती है और बार बार उसके कान में कहती है कि मुझे मेरा पति वापस दे दो। मैं चाहती हूं कि मेरे पति उस पक्षी को मार दें। वो ऐसा करती है पर कुछ नहीं होता। यह स्पष्ट है कि इस गांव में पक्षियों और बुरी ताकतों के बीच गहरा नाता है। शायद वहां कोई खेल का मैदान भी है। गांव वाले पक्षियों के लिए एक त्योहार मनाते हैं। सभी अपने अपने कमरों को साफ करते हैं। पक्षी को एक लंबे बांस के खंभे से बांधकर लटका दिया जाता है। इस बार हमें पता चलता है कि डार्मो कैसे मरा। दरअसल उसके पास फिल्म की शुरुआत में मरने वाला एक ही पक्षी था और डर्मो के घर में अंडों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए डर्मो मारा गया। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा पक्षी उतनी ज्यादा सुरक्षा। फिर अंत में सरला प्रकट होती है और उस पक्षी को मार देती है। फिर पक्षी के शरीर को जलाने का एक अनुष्ठान करती है। तभी सीन में बेडुलोक बेडुइन शीश की आवाज सुनता है और वो आवाज उसे गांव के कुएं तक ले जाती है। वहां इबुयांग नाम का एक आदमी बिस्तर के पीछे खड़ा होता है। एक डरावनी ताकत उसकी दादी का गला काट रही है और उसे कुएं में फेंकना चाहती है। लोननाक और यपुंग वहां पहुंचते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब वो समझते हैं कि उनके घर में अजीब क्या हो रहा है, इसीलिए वो तुरंत अपने एक दोस्त के पास जाता है जिससे वो इन बुरी चीजों को रोक सके। अब गांव में अलग अलग लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी हैं और ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब सुतो पर किसी राक्षस ने हमला किया था। इस बीच सरला अपने पति सुतो के लिए बहुत परेशान है और सोच रही है कि उस पर कौन सा इलाज किया जाए। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। दूसरी ओर वेदों अपनी अलमारी से एक सुनहरा अंडा निकालती है और कहती रहती हैं कि इसे नदी में बहा दो और कभी वापस मत आना। और नदी के किनारे एक डरावनी ताकत खड़ी थी, यानी वेद एक तरह का अनुष्ठान कर रही थी ताकि ये भयानक ताकत उनके घर से दूर हो जाए। इस बीच लानांग और उसका दोस्त वहां से निकल जाते हैं। लोग एक साथ बैठते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बात करते हैं। जो कुछ भी करता है उस समय एक तरह का आदर्श होता है। वो उस दुनिया में दाखिल होता है जहां वो खुद को जंगल में पाता है और उस बुरी शक्ति से बात करने की कोशिश करता है जो गांव में घूम रही है। वो पूछते हैं कि वो गांव वालों का पीछा क्यों कर रही है। फिर वो जाग जाता है, लेकिन अब उसे सब कुछ मालूम है। मंटो ने डिमन से कहा, किसी तरह हमारी दुनिया का दरवाजा खुल गया है और शायद इसीलिए गांव वाले एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। मंटो ने यह भी कहा, उनके पास सिर्फ अंडे हैं और 40 दिन है।
इस दौरान कोई उसे पकड़ लेता है और उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। आपको वहां जाना होगा और शर्त यह है कि उस आदमी को जिंदा दुनिया में छोड़ना होगा। यही वजह है कि गांव में बुरी घटनाएं हो रही हैं। डिमनी ने संभवतः डर्मो को मार डाला और शायद उसी ताकत ने धागे पर हमला किया था, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में एक जिंदा इंसान की तलाश में है जिनका सीन खत्म हो जाता है। सर आय कायजन, एक आदमी उनसे मिलने आता है और उस धागे के बारे में बात करता है जो अब उनके हाथ में है। अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, फिर वो पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। यह सुनकर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, होगा कि सरला और सुतो ने कुछ ऐसा किया जिससे वो दानव इस दुनिया में आ गया, या ये सिर्फ एक धागा है। अब उसके लिए अंडे की खोज का वक्त आ गया है। अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, जिसके बाद डिमोन उसे घर ले जाएगा। जो हो, हम जल्द ही इस बारे में पता लगा जाएंगे। लोग सरला से कहते हैं कि अगर वो चाहें तो अपने पति को बचा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें इंसानियत का अंडा देना होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सच है सर? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने पति को बचाने के लिए किसी का बलिदान करेंगे? फिर हम यिपिंग को देखते हैं कि स्कूल में उसके दोस्त उसकी लकड़ी की चिड़िया दिखा रहे थे। तभी अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है, बहुत सारा खून। मैं डर गया था। उसी वक्त उसका टीचर अचानक राक्षस की शक्ल में बदल जाता है और यिपिंग भागने लगता है। वो टॉयलेट में दाखिल होता है, लेकिन वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि वो एक अंधेरी दुनिया थी जहां राक्षस यिपोंग पर हमला करते हैं। तभी यिपोंग जाग जाता है, एक और डर के मारे डरा हुआ। वो बाहर आता है और अपना चेहरा धोने जाता है, पर उसे डर सताने नहीं देता। उसका टॉयलेट अपने आप बंद हो गया। वो दरवाजे के पास गया और देखा कि वहां कौन है। उसे वहां उसका एक दोस्त खड़ा हुआ दिखा। वो यिपोंग को डराने की कोशिश कर रहा था और उसने यिपोंग को लकड़ी का पक्षी लौटा दिया। एबोंग ने अपने सपने में जो कुछ भी देखा था वो बताया, और वो ये देखकर घबरा गया कि क्या हकीकत है और क्या सपना। थोड़ी देर बाद उसने एक बार फिर अपने दोस्त के पीछे राक्षस को देखा। डर के मारे फिर से भाग गया। दूसरी ओर वो बीमार है और अब उसे बुखार है। जब सूरज निकला तो उसे उस अंडे के बारे में पता चला जो नदी में फेंक दिया गया था। वो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि इस गांव में घर का सबसे बड़ा सदस्य ही इन चीजों की देखभाल करता है, और शायद वेद के रूल तोड़ने की वजह से ही वो बीमार पड़ा है। फाइनली सीन यिपोंग की ओर लौटता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो उसके दादा से मिलने जा रहे थे। वो लोग भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर जल्द ही वो अजीब बातें करने लगते हैं, जैसे कि यिपोंग को घर नहीं जाना चाहिए बल्कि उनके साथ रहना चाहिए। फिर अचानक ये सब बुरी आत्माओं में बदल जाते हैं और वो गाड़ी से कूदकर भाग जाता है। यिपोंग को भाग जाता है, लेकिन फिर भी वो जंगल में बने अपने लकड़ी के पक्षी को भूल जाता है। घर वापस आकर उसने आप बीती पूरी सच्चाई के साथ अपनी बीमार दादी को सुनाई। व्हाइट लॉक कंसील्स यिपोंग। उसी वक्त सरला कपड़े फैला रही थी और फिर उनके साथ एक चमत्कार होने वाला था। तभी अचानक सरला जंगल में गिरी यिपोंग से टकरा गई। वो उस पक्षी को डिमोन जंगल में लेकर आया और सरला को दे दिया, यानी ये सर डिमोन के लिए एक निशानी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने वो यिपोंग का बलिदान दे दिया तो शायद उसके पति का धागा बच जाएगा। ऐसा कहते कहते कुछ देर बाद सरला यिपोंग के घर आई और यिपिंग से कुछ देर बात की। फिर उसने उसे खाना दिया। यिपोंग ने यह खा लिया क्योंकि उसे सरला पर इतना भरोसा था, जैसे हम सरला भी जानते हैं कि उसने खाने के साथ कुछ गड़बड़ की है। फिर सर चले गए और यिपोंग का सिर चक्कर आने लगा। अचानक वो एक अंधेरी जगह पर आ जाता है। वो अब बाहर नहीं जा सकते। यानी सरलर क्या है? तो काले जादू की वजह से यिपोंग उस राक्षस की दुनिया में मौजूद है। दूसरी ओर यह पता चला कि गांव में काले जादूगर थे। उसके शक मसारी नाम के एक आदमी पर जाते हैं, क्योंकि वो अकेला ऐसा इंसान है जो काले जादू के बारे में जानता है। लानांग उससे मिली और पीटने की कोशिश करते हुए डिमांड कराकर क्या मरा। और मसारी वो आदमी है जो हम थोड़ी देर पहले सरला के साथ देखी है। बार मसारी लुनक को पूरी कहानी कह रहा है। तब सड़क सीधे धागे के घर तक जाती है और हम असली हकीकत जान पाते हैं। दरअसल धागा और सोथ अमीर बनना चाहते थे, इसलिए वो गांव चले गए, यानी वो अंडों की डील करते थे। मसारी ने इस डील में उनकी मदद की, पर वो बुरी डील की वजह से ही धागा था। पढ़ना, डिमोन ने धागे को अपना मान लेने का फैसला कर लिया। अब पिछले 1 महीने से गांव में जो भी बातें हो रही थी वो इसलिए क्योंकि सरला नहीं चाहती है कि उनके पति की मौत आ जाए, इसीलिए वो ऐसा होने नहीं दे रही थी। और राक्षस उससे बार बार कोशिश करने और बार बार कोशिश रोकने को कहते रहे। इन सारी बातों को सुनकर लानांगला सरला और धागे का सामना करती है। और क्या आपको फिर लानांग की खोजबीन मिलती है? धागा उन पर ही डिपेंड करता है।
मुझे नहीं समझ आ रहा कि आवाज कहां से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग ही दुनिया में कोई दूसरा इपुंग फंस गया है। लानांग को जल्दी ही समझ में आ गया कि सरला अल्लाला उनके लिए है और उनके पति को बचाने के लिए उन्होंने खुद इपुंग को अंडा दे दिया, यानी वही इपुंग जो बुरी दुनिया में है। अब लानंग ने अपने दोस्त मांडू को बताया। वो इपुंग को बचाने के लिए उन्हें जंगल में ले आई। वो बैठते हैं और डिमोन के साथ बातचीत करते हैं। उस वक्त यिपंग ढेर सारे कपड़ों में फंस गया था। ये उसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा था। उस वक्त उसने अपने दादा के मुंह से कुछ ध्वनि सुनी और उसका पीछा किया। वो जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां वो देखता है कि उसके दादा एक घर के सामने खड़े हैं और उसे बुलाते हुए वो घर में अंदर दाखिल हो रहे हैं। और तभी असली लानंग आते हैं। वो गिर जाता है और फिर अपने पोते के लिए भाग जाता है। लानंग की इस राक्षसी दुनिया में इपुंग की मदद से सुरक्षित करने के लिए घुस गए। इपुंग नाम का एक बहुत ही प्यारा सा लड़का है। अब इपुंग और लानंग भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर तक दौड़ने के बाद उनके सामने वो भयानक राक्षस आ खड़ा हुआ। डिमोन ने ही एक झटके में लानंग और इपुंग पर अटैक कर दिया। इसके प्रभाव से एपू की अचानक टेलीपोर्ट हो गया। वो जंगल में बहुत दूर निकल गया और अपने दादाजी से दूर हो गया। लानंग भी उसी जंगल में मौजूद है। सब कुछ उलटा पुलटा होने के बाद उनकी खोज जारी है। थोड़े से समय बाद उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। दादाजी को खोजने के लिए आगे बढ़ते हुए इपुंग को कई लाशें दिखाई दी। हाँ, वो उन कई आत्माओं के पास पहुंचा जो आगे देख रहे थे। यिपंग उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी नजर अंडे पर जाती है। राक्षस बिना देर किए सीधे टकराता है और सीधे आगे बढ़ते हुए उन्होंने इपुंग का गला पकड़ लिया और पीटने लगे। लेकिन फिर एंड आते आते लाना आती है और वो राक्षस को पूरी तरह से चकनाचूर करना चाहती है और उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उस पर मौजूद हथियार से प्रहार करता है। ये वही शक्ति है जिसने राक्षस को तबाह कर दिया। इसलिए उस बेचारे की चीख पुकार शुरू कर दी और चीख पुकार सुन सुन के वो काफी निराश हो गया और उसको दुख महसूस होने लगा। ये चीख पुकार करने की वजह से वो वहां से भाग गया, लेकिन लानांग भाग नहीं सकता क्योंकि डिमोन ने उसका पैर पकड़ लिया था। पर डिमोन ने लानंग को बहुत बुरी तरह से पीटा। शुरू से ही उस दुनिया के ऊपर जो असर था, मंत्र के सामने खड़ा पिंजरा हिलने लगा। सिमंटा को इस बात का अंदाजा हुआ कि लानांग की जान खतरे में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो एक कमजोर और डराया हुआ एपू भाग नहीं सका क्योंकि बुरी आत्माएं उस पर हमला कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि सब कुछ वहीं पर खत्म हो रहा था। पोटेंट आता है और इस पुंग को बचाता है। उस बुरी दुनिया से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। ठीक कुछ दिनों के बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम जानते हैं कि लानंग की हालत शायद अब बीमार जैसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजनबी व्यक्ति दानकर्ता को चाय बनाने के लिए कहता है, पर कहानी है कि ये हवा में घुल जाती है। शायद हकीकत में लानंग दुनिया से दूर है और इससे सारी दुनिया गहरे दुख में डूबी हुई है। दूसरी तरफ थागा बिल्कुल ठीक है। वो उठा और उसकी पत्नी ने उसके कपड़े पहने। वो सुख रहा है। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा है। कुछ समय के बाद जब सोथो पक्षियों को खिला रहा था तो उसने अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर पिंजरे में देखा। थागा वहां चिल्लाने लगता है, से भाग गया। इसका मतलब है काला जादू। उन्होंने जो कुछ भी किया उसका उन पर एक बहुत बड़ा असर हुआ। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हालांकि पोस्ट के बाद थोड़ी सी जानकारी दी गई है। हमें लानंग जंगल में सुरक्षित वापस दिखा, जिससे हमको यह मालूम हुआ लागा। ऐसा लग रहा है कि वो बीमार हो गया है लेकिन मरा नहीं है।